या हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए हम सबको शुभकामनाएं। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि मैं बुधवार को ही वीडियो बना लूं, लेकिन फिर शाम को आया और उसी की खुशी में पूरा दिन जो है वो चला गया। तो आज फिर गुरुवार को दिन अपन वीडियो शूट कर रहे हैं। तो अब तक जो हमने देखा ट्यूमर और लिम्फेटिक सिस्टम, अब जो है हम एक सिम्टोमेटोलॉजी चालू करते हैं कि जो दर्दी है हमारे पास बहुत सारे लक्षणों के साथ कभी कभार आता है, और बहुत ही सामान्य प्रकार के जो लक्षण हैं वो जो है हम देखने की कोशिश करेंगे आज। अगर हम सामान्य लक्षणों में अगर देखें तो सबसे पहले जो होता है भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में जो है हम वो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस, जो दो वर्ड हैं हंगर है और एपेटाइट है, देखिए दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर बाल की खाल निकाली जाए, मतलब कि अगर बहुत गहराई में अगर डिफरेंस जाके देखा जाए, तो हंगर मतलब होता है कि सिर्फ भूख लगना, और एपेटाइट यानी कि किसी एक स्पेशल पर्टिकुलर चीज़ के प्रति जब क्रेविंग होती है, या किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति जब हमें लगता है कि मुझे यही खाना है, तो उसको हम एपेटाइट जो है वो बोलते हैं। लेकिन भाषा का इतना सूक्ष्म ज्ञान जो है वो इन सब के अंदर हमारा नहीं अप्लाई होता। सो लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब उसका सीधा सा मीनिंग अगर हम देखें तो वो है भूख ना लगना, ये होता है। अब ये सिम्टम्स बहुत सारी डिसीज़ में आता है, पर पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो लक्षण आ रहा है, इस लक्षण का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि अगर कोई दर्दी हमारे पास ये लक्षणों के साथ आए तो हमें क्या समझना चाहिए। देखिए, लॉस ऑफ एपेटाइट जब भी दर्दी को है, इसका मतलब कि उसके पेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रखी है, या तो उसको कोई मेजर डिसीज़ है बॉडी के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ें जब हैं वो होती हैं। ये जो मैंने एक सेंटेंस बोला है बहुत ही ज़्यादा समराइज सेंटेंस है, लेकिन जब जैसे ही हम आगे इसके कारणों की चर्चा जब हम करेंगे, कॉजेज़ देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये किस प्रकार से जो है वो काम करता है। अब देखिए, सबसे कॉमन कारण की अगर हम देखो, हम कोई शॉर्ट नोट लिखने नहीं बैठे हैं, हम जो है वो सबसे कॉमन कारण की भर देखें। अगर हम कोई छोटे बच्चे को पूछें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने सुबह हैवी खाना खा लिया है तो शाम को आपको भूख नहीं लगने वाली है। उन केसेस की जो है हम बहुत चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब दर्दी हमारे पास आता है कि सर मुझे तो भूख नहीं लग रही है, उन कारणों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण जीआई सिस्टम में डिस्टर्बेंस, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र है उसके अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सबसे पहला रिफ्लेक्शन नेचर के द्वारा जो होता है वो यही आता है। मान लो पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, आंतों में सूजन आ जाए जिसको हम एंट्राइटिस कहते हैं, बड़े आंत में सूजन आ जाए जिसको हम कोलाइटिस कहते हैं, अपेंडिक्स में सूजन आ जाए जिसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं, या तो फिर आप कहें कि आंतों में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, कभी कभार ये जो कृमि हो जाते हैं, पैरासाइट्स हैं ना, जो कृमि हो जाते हैं पेट के अंदर, तो वो कृमियों का जो भी इन्फेक्शन हो जाए, और भी बैक्टीरिया का जो भी प्रकार का इन्फेक्शन है, पेट के कोई भी प्रकार के इन्फेक्शन में, चाहे वो छोटे आंत का हो, बड़ी आंत का हो, कोई भी पेट का जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। क्यों? इट इज़ वेरी सिंपल रीज़न। मान लो कि हमें आज हाथ में सूजन है, तो क्या हमें इस हाथ से काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, हमें इस हाथ को रेस्ट देना चाहिए। तो सेम उसी प्रकार जब आंतों में जब सूजन है, पूरा जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनमें जब भी सूजन आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको भी रेस्ट मिलना चाहिए। तो अगर आप कंटिन्यूस खाना डालते रहेंगे और पेट पचाता रहेगा तो उसे रेस्ट कहाँ से मिलेगा? तो यह नेचर की मैकेनिज़्म है कि जब भी आपकी आंतों में कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी सूजन आएगी, तो रिफ्लेक्सली, मतलब कि अपने आप जो है व्यक्ति को भूख लगना ही बंद हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खाना नहीं खाएगा, इसलिए इंटेस्टाइन को जो है वो थोड़ा आराम मिलेगा। तो ये इसका मैकेनिज़्म एक जनरल सेंस में हम समझे तो इस प्रकार का हमारा होता है। और जो अगर हम देखें दूसरा अगर जो कारण है तो स्टमक में है। तो अब अगर स्टमक में कभी कभार कैसा हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, मतलब होजरी की जो अंदर की त्वचा है उसमें कभी कभार सूजन आ जाती है जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। जब भी दर्दी को एक गैस्ट्राइटिस होगा तो जैसे ही व्यक्ति उस पर खाना डालेगा तो सीधी सी बात है, सूजन जिस पेट के अंदर की त्वचा में सूजन आई है और वहाँ पे जब भी हम खाना डालेंगे तो उसको पचाने के लिए एसिड जो है वो स्टमक जो है वो रिलीज़ करेगा। तो अब आप सोचिए, आप
खुद के हाथ के ऊपर, अगर आपके हाथ के ऊपर सूजन आई हो और कोई उसके ऊपर एसिड डाले तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब गैस्ट्राइटिस होगा तब व्यक्ति बिल्कुल खाना नहीं खाएगा, वो खाना खाने से डरेगा। वो जैसे ही मतलब एक निवाला जैसे ही वो पेट में डालेगा, उसका पेट एकदम जलन शुरू हो जाएगी और अजीब से सिम्टम्स वगैरह आने लगेंगे और वो व्यक्ति खाना नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? सीधा सा रीज़न मैंने बताया। तो ये गैस्ट्राइटिस में भी ऐसा जो है वो हो जाता है, व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। दूसरा, स्टमक की मैलिग्नेंसी हो जाए। कैंसर जब पेट के अंदर हो जाएगा तो स्टमक का जो नॉर्मल फंक्शन है वो चला जाता है, तो उसकी वजह से उसको भूख जो है वो लगती नहीं है। उसके अलावा का तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न जो हमें कम्युनिटी में देखने को मिलता है वो है हेपेटाइटिस, यानी कि लीवर में सूजन आना। अब हेपेटाइटिस में ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने को पचाने के लिए जितने भी एंजाइम्स चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि हम खाना खा रहे हैं, उसमें फ़ैट भी है ना, प्रोटीन्स भी हैं और जो है सिंपल शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को पचाने के लिए जो खास करके फ़ैट को पचाने के लिए बाइल की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है किसी और दिन हम देखेंगे। हम खाने में जो भी फ़ैट खाते हैं उसको पचाने के लिए हमें जो है बाइल की ज़रूरत पड़ती है और बाइल जो है वो पूरा का पूरा लीवर बनाता है। तो सीधी सी बात है, जब लीवर में सूजन आएगी, और दूसरा लीवर जो है हमारी बॉडी का लगभग सारा का सारा फंक्शन जो है वो करता है, इसलिए लीवर का जो नाम है वो कलेजा हम जो कहते हैं, इसलिए जो हमारी कहावतें भी है ना कि मेरे कलेजे का टुकड़ा है, यानी कि कलेजा इतना इम्पोर्टेंट होता है। कलेजा मतलब हार्ट नहीं होता। काफ़ी लोगों को ये एक मिथ होती है कि कलेजा मतलब कि हार्ट है ना। जैसे माँ अपने बेटे को बोलती है मेरे कलेजे का टुकड़ा, तो कलेजे का टुकड़ा मतलब लीवर का टुकड़ा, क्योंकि लीवर इज़ ऑर्गन ऑफ लव। लीवर को ऑर्गन ऑफ लव के रूप में संभाषित किया गया है। बहुत सारी मतलब आप अगर देखें तो हिस्टोरिकली लीवर को ऑर्गन ऑफ लव कहा गया है। तो लीवर इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और जब लीवर में सूजन आ जाएगी, बॉडी का लगभग आप जो भी खाना खाएंगे वो खाना में से फिर अल्टीमेटली ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लूकोज से फिर वो अलग अलग पार्ट्स मतलब जो बॉडी को क्या कहते हैं प्रोटीन्स वगैरह चाहिए, वो सब प्रोटीन का जो निर्माण करेगा, उन सब के निर्माण के लिए जो भी आपको एंजाइम्स या जो भी आपको मशीनरी मैकेनिज़्म चाहिए वो सारा का सारा लीवर में होता है। बॉडी के लगभग बॉडी के सारे एंजाइम जो हैं वो लीवर में हमारे पाए जाते हैं। तो लीवर इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ऑब्वियसली जब लीवर में सूजन आ जाएगी तो उसमें जो लीवर की सूजन में जो एनोरेक्सिया यानी कि लीवर की सूजन में जो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। अलग लेवल का मतलब मैं आपको बताऊं कैसा है। मान लो किसी पेशेंट को अपेंडिक्स की सूजन हो तो उस पेशेंट को भी भूख चली जाएगी, लेकिन लीवर डिसीज़ में जिस पेशेंट को एनोरेक्सिया होता है उसका मैं बताऊं, वो आदमी जो अगर उसके सामने आप रोटी रखेंगे ना, वो बोलेंगे सर मैं रोटी को देख नहीं पा रहा हूँ। मतलब इतनी हद तक उसको एवर्जन हो जाता है फूड, मतलब वो देख भी नहीं सकता फूड को, इतनी हद तक उसको एनोरेक्सिया हो जाता है। और अगर पेशेंट को एनोरेक्सिया नहीं है, अगर उसको लॉस ऑफ हेपेटाइट नहीं है, तो हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस बन ही नहीं सकता। यहाँ तक का एक्यूट हेपेटाइटिस की ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस जो भी होता है जिसमें पीलिया होता है, आंखें पीली हो जाती हैं, आपने देखा होगा व्यक्ति को, उसमें लॉस ऑफ हेपेटाइट होता ही होता है। विथआउट लॉस ऑफ हेपेटाइट हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस ही लगभग आप नहीं कह सकते, यहाँ तक का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। और हेपेटाइटिस का जो एनोरेक्सिया होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। ठीक है, तो ये तीसरा इम्पोर्टेंट कॉज है लीवर कॉजेस। ऑब्वियसली लीवर में कभी कभार परु पड़ जाता है, लीवर एब्सेस हो जाता है, फिर लीवर के कोई भी कैंसर हो जाए, है ना, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा जो हमने देखा था, और हेपेटाइटिस लीवर में सूजन आ जाए, मतलब लीवर के रिलेटेड कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो एनोरेक्सिया होगा। लेकिन चूंकि हमारी कम्युनिटी में अगर हम देखने जाएं तो लीवर का सबसे कॉमन डिसीज़ जो है वो होता है हेपेटाइटिस, ठीक है, जिसमें जॉन्डिस होता है, आंखें हमारी पीली पड़ जाती हैं। हेपेटाइटिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो हमारा लक्षण है। तो ये जो है हमारा एनोरेक्सिया मतलब लीवर रिलेटेड कॉजेज़, ये इसका तीसरा कॉज हो गया। चौथा कॉज अगर हम देखें तो क्रॉनिक डिसीज़, व्यक्ति को बड़ी मेजर सी बीमारियां हों, जैसे कि मैं बताऊं आपको
टीबी की रोग में पूरा का पूरा शरीर जो है व्यक्ति का मतलब खव जाता है एक तरीके से आप कहें तो, ठीक है। फिर दूसरा है मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी जब व्यक्ति को होती है तो आप जानते हैं व्यक्ति के शरीर में कुछ बचता नहीं है, मतलब हड्डियाँ और चमड़ी बचती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो किडनी फेलर वाले व्यक्ति जो डायलिसिस वगैरह पे रहते हैं, या मतलब किडनी फेलर जिस भी व्यक्ति को होता है, फिर लीवर फेलर मान लो दारू पी पी के जिसने अपना लीवर ख़राब कर रखा है, तो लीवर डैमेज मतलब हो चुका है जिसको, किडनी डैमेज जिसको हो चुका है, इन व्यक्तियों को आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि इनके जो नैन नक्श है ना वो पूरे जल गए हैं, मतलब पूरा शरीर किसी ने जला दिया है, ऐसा उनका एक रूप होता है देखने में। तो ये जब ये जितनी मतलब कैंसर हो, फिर हमने बताया टीबी जैसी बड़ी बीमारी हों, फिर कभी कभार टाइफाइड, हालांकि अब दवाइयाँ काफ़ी अच्छी आ गई हैं इसलिए टाइफाइड में उतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आज से अगर हम 40-50 साल पहले चले जाएँ ना तो टाइफाइड एक बहुत बड़ा डिसीज़ हुआ करता था, तो टाइफाइड हो गया। फिर ये बताया आज के ज़माने में दारू पी के जो लीवर ख़राब कर रखा है, फिर ये तंबाकू क्या कहते हैं स्मोकिंग कर कर के फेफड़े ख़राब कर रखे हैं, तो उन सब के अंदर भी है ना लंग कैंसर हो गया, लंग्स ख़राब हो जाते हैं। तो वो जितनी भी ऐसी मेजर जनरलाइज डिसीज़ है ना उसमें भी व्यक्ति को एनोरेक्सिया होगा। क्यों भैया, पूरा शरीर ही जब शरीर में ताकत ही नहीं बची है, पूरा शरीर जो है वो खाली हो चुका है, छलनी हो चुका है, उसमें व्यक्ति को भूख कहाँ से लगने वाली है, नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये उसका चौथा इम्पोर्टेंट कारण है। पांचवा इम्पोर्टेंट कारण जो है वो साइकोलॉजिकल होता है। अभी साइकोलॉजिकल में मैं बताऊं तो कैसा होता है कि जैसे कि कुछ जो यंग लड़कियां होती हैं जिनको जो अपने वज़न को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, जैसे आजकल हम ये देखें ना ये साउथ कोरिया के जो के पॉप बैंड या पता नहीं जो भी बैंड होते हैं जिसमें वो ब्यूटी के डेफिनेशन को एक अलग ही लेवल पे ले गए हैं, उसमें जो वो मॉडल्स होती हैं जो एकदम पतली जो होती हैं, उस टाइप का किसी को अगर ऑब्सेशन हो जाए कि मुझे भी इस टाइप का बनना है तो भाई मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, तो वो टाइप का जब भी ऑब्सेशन उन व्यक्तियों को, उन लड़कियों को हो जाता है तो वो विलिंगफुली जो है वो खाना नहीं खाती है, मतलब उसको भूख लगती है तो भी वो खाना नहीं खाती है। तो उसकी वजह से जो एक साइकेट्रिक डिसीज़ होता है उसको बोलते हैं हम एनोरेक्सिया नर्वोसा, और व्यक्ति अगेन उसमें अभी कुछ खाएगा ही नहीं तो फिर शरीर का वेस्टिंग मतलब वो तो होना ही है, तो वो शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं हम एनोरेक्सिया नर्वोसा। और एक दूसरी डिसीज़ होती है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में कैसा होता है कि व्यक्ति धमाधम खा लेता है, खाने के बाद उसे गिल्ट होता है, यार मैंने इतना सारा क्यों खा लिया जैसे कि हम कुछ लोगों को देखेंगे ना कि वो मान लो कि आलू पराठा खाएंगे, मक्खन में तला हुआ या आप जो भी कहें, मक्खन में बनाया हुआ आलू पराठा खाएंगे, फिर वो टिश्यू पेपर लेके आलू पराठों के ऊपर थोड़ा ऐसा लगाएंगे और उसको हटाएंगे, मतलब इससे आप अपना खाली गिल्ट रिमूव कर रहे हैं, आप दूसरा कुछ इसमें कर नहीं रहे हैं प्रैक्टिकली। तो वो बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, व्यक्ति बहुत सारा खाना खा लेता है, फिर उसे लगता है यार मैंने तो गलती कर दी, तो इसलिए फिर वो खुद उल्टी करते हैं, ऐसे सब्सटेंस लेते हैं गले में उंगली डाल के उल्टी करते हैं, या कुछ भी ऐसे उल्टी करते हैं और सारा खाना जो है वो निकाल देते हैं। तो ऑब्वियसली फिर वो सारा खाना निकलेगा तो पेट के एसिड वगैरह के साथ निकलेगा, और ऐसा जब लंबे समय तक होगा तो बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट आएगी, तो वो होता है बुलिमिया नर्वोसा। उसमें भी जो है व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी, क्योंकि बार बार आप जब ऐसा करेंगे तो फिर बॉडी जो है वो उस टाइप से आपका एडजस्ट हो जाता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, या दो टाइप के जो है वो डिसीज़ मतलब होते हैं। तो बस मतलब यही बेसिकली ले दे के कारण है। कम्युनिटी में अगर हम इन सब को अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमन हमारी कम्युनिटी में देखने को मिलता है हेपेटाइटिस, दूसरा हमारी कम्युनिटी में देखने को मिलता है वर्म इन्फेक्शन, ठीक है, जो पेट में कृमि का जो इन्फेक्शन हो जाता है वो, और तीसरा ऑफ कोर्स ये जो है हमने देखा एनोरेक्सिया नर्वोसा, कैप ऑफ बैंड्स वगैरह की वजह से जो है आता है। तो बस ये जो है कुछ कारण थे, और नेक्स्ट टाइम हम जो है कुछ और टॉपिक लेके आएंगे। और बाय द वे ये जो पेड़ है ये ओरिजिनल है, ये कोई आर्टिफिशियल पेड़ नहीं है, लिली का ओरिजिनल पेड़ है। थैंक यू।